नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे वीकली करंट अफेयर्स 24 मई से लेकर 30 मई तक। पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है, तो पहले आप उसे देख लीजिए और फिर नेक्स्ट इसे देखना, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी क्या थी न्यूज़ थी इस हफ्ते वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो एक वीडियो में इसे कंक्लूड कर पाना काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए मैंने 2 वीडियोज़ में इसे रखा है। पीडीएफ आपको एक ही मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज़ लिखी हुई है ENI अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 लिखा हुआ है। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें अक्टूबर 2021 को रोम में आयोजित होने वाले एक आधिकारिक समारोह के दौरान दिया जाएगा, जिसमें इतावली यानी कि इटली गणराज्य के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला भी शामिल होंगे। ENI अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड, एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड और एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड के 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। प्रोफेसर राव को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड की श्रेणी में ENI पुरस्कार दिया जाएगा। ENI अवार्ड्स को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। प्रोफेसर राव हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, जिसे पूरी मानव जाति के लाभ के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें कार्य के मुख्य विषयों में हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और गैर धातु कैटालिसिस शामिल है। प्रोफेसर राव को यह अवार्ड एनर्जी एप्लीकेशंस और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब्स, 2 डायमेंशनल सिस्टम, ग्राफीन्स, बायोनाइट्रोजन कार्बन, हाइब्रिड मटेरियल्स इत्यादि पर किए गए कार्यों के लिए दिया जा रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड डेविड टी एलन को, जबकि एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड जर्गन कैरो और जॉर्ज कारगर को दिया गया है। ENI अवार्ड का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवार्ड के तहत नगद पुरस्कार और विशेष रूप से ढाला गया स्वर्ण पदक दिया जाता है। सेना राव की अगर मैं बात करूं तो 30 जून 1934 को ये बेंगलुरु में आपका क्या हुए थे, पैदा हुए थे। अगर बात करूं तो मैसूर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और प्योर्डे यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है और ये जाने जाते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के मटेरियल साइंस के लिए। अवार्ड्स की बात करूं तो केवल और केवल नोबेल प्राइज के अलावा इनके पास सारे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1969 में जीत चुके, ह्यूज मेडल है आपका 2000 में, इंडिया साइंस अवार्ड 2004 में, अब्दुल सलीम मेडल 2008 में, डैन डेविड प्राइज 2005 में, लीजन ऑफ ऑनर 2005 में, रॉयल मेडल 2009 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म विभूषण 1985 में, भारत रत्न 2013 में सचिन तेंदुलकर के साथ इन्हें मिला था। ये आप याद कर सकते हैं कांग्रेस के टाइम पे। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन 2015 में, ऑर्डर ऑफ द फ्रेंडशिप 2009 में, नेशनल ऑर्डर ऑफ द साइंटिफिक मेरिट 2012 में इन्हें मिल चुका है, ठीक है ना। और ये केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड है। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेट करते थे। IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस जो आपका बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया, सेंटा बारबरा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय में पहली बार नियुक्त हुई महिला प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, तो लिखा लॉरेंस डेस्कार्स लोवर संग्रहालय की प्रेसिडेंट नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। लोवर पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। ऐसा संग्रहालय के अपने 228 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसका नाम आपका लॉरेंस डेस्कार्स का, क्योंकि लोवर में पहली महिला है, 228 साल का जो इतिहास है उसमें पहली बनी है। इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत थी, क्योंकि दावेदारों में से एक वर्तमान प्रेसिडेंट जीन ल्यूक मार्टिनेज भी थे। जीन ल्यूक मार्टिनेज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वह सितंबर में मार्टिनेज के हटते ही संग्रहालय के प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि लॉरेंस डेस्कार्स कई कलाओं में माहिर है। 1994 में डेस्कार्स क्यूरेटर के रूप में एक और प्रतिष्ठित पेरिस संग्रहालय मूसी डी ऑर्से में शामिल हुई थी। बाद में 2017 में वह इसकी पहली महिला निदेशक भी बनी थी। आपको बता दें कि लोवर दुनिया का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला संग्रहालय। लोवर का पेंटिंग संग्रह दुनिया के सबसे बेहतर संग्रहालय में से एक है, जो 1848 की क्रांति तक यूरोपीय कला की लगभग सभी अवधियों का प्रतिनिधित्व करता है। लोवर की 15वीं से 19वीं सदी तक की फ्रेंच पेंटिंग्स का संग्रह दुनिया में बेजोड़ है। इसमें इटली या इतावली पुनर्जागरण चित्रकारों की कई उत्कृष्ट कृतियां भी मौजूद हैं। लोवर को मोनालिसा का घर भी कहा जाता है। तो ये आपका फ्रांस यहाँ पर आपको दिखेगा। भारत से इस तरफ जाएंगे आप वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। फ्रांस के जो आपके बोल सकते हैं नेबर कंट्रीज, स्पेन हो गया। देखो यहाँ पर आपका जिब्राल्टर, जो मैं बता रहा था पहले वाली वीडियो में, तो यहाँ पे जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जिब्राल्टर, ठीक है ना। जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पे, ये मोरक्को है नीचे, यहाँ पे पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है आपका। ये फ्रांस हो गया, उसके बगल में इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये आपका आयरलैंड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अंडोरा है, एक देश है, ये हाल में न्यूज़ में था। अच्छा, ये है आपका फ्रांस का आपका मैप।
एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ आपको मेडिटेरियन सी है। नेक्स्ट चलते हैं, सीरिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो लिखा हुआ है कि बशर अल असद को सीरिया के में चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। बशर अल असद को राष्ट्रपति चुनाव में 95.1% वोट हासिल हुए। उन्होंने सीरियाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य किया है। वह सीरिया में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के क्षेत्रीय सचिव भी रहे। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। यह पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। इसके भौगोलिक क्षेत्र में गोलान हाइट्स का क्षेत्र शामिल है, जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। सीरिया अरब देशों की लीग का एक सदस्य है। इसकी राजधानी दमिश्क है। तो यहाँ पर अगर भारत से जाएंगे बिल्कुल इस तरफ, तो यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा। ये सीरिया, इसके बगल में आपको ऊपर की तरफ आपको टर्की देखने को मिलेगा। इस तरफ आ जाएं तो इराक देखने को मिलेगा। जॉर्डन नीचे की तरफ है। यहाँ पर आपका इजराइल है। ये वेस्ट बैंक है, इजराइल का जो पार्ट है, जिसके लिए अभी विवाद हो रहा है, जहाँ पे जेरूसलम में इजराइल फलस्तीन विवाद। यहाँ पे आपको लेबनान देखने को मिलेगा। ये गोलान हाइट्स है, पर 1967 ये पहले सीरिया का था, पर इस पर अभी कब्जा मार रखा है किसने? इजराइल ने। तो ये वो जगह है, क्योंकि सीरिया भी सिविल वॉर से जूझ रहा है। ISIS का नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ द इराक एंड सीरिया, ये नाम सुना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सीरिया की जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे बशर अल असद का शासन है, वो आपका किस कलर में? इस कलर में, ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में। कुर्दों का कब्जा इस तरफ है आपका। टर्किश ट्रूप ट्राइबल्स जो है ये आपका इस तरफ है। रेबल टर्की बैक्ड इस तरफ है। जिहादिस्ट जिन्हें बोलते हैं तो इस तरफ देखने को मिलेगा। रेबल्स US बैक्ड हैं तो इस तरफ देखने को मिलेंगे। अच्छा, सीरिया में ये याद रखना कि बशर अल असद को जो सपोर्ट करती है वो रशियन गवर्नमेंट करती है। रशिया की जो आपकी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है किसका? बशर अल असद का। नेक्स्ट चलते हैं, और इस्लामिक स्टेट मैंने देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट ये है आपका ISIS। नेक्स्ट चलते हैं, कोविड-19 के मुख्य प्रोटीन की संरचना का खुलासा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश स्थित IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का खुलासा किया है। यह रोग के प्रसार, गंभीरता और एंटीवायरल चिकित्सा विज्ञान के विकास में इसकी भूमिका को समझने में मदद करता है। ये सभी निष्कर्ष जनरल करंट रिसर्च इन वायरोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित हुए हैं। किसी भी वायरस को उसके प्रोटीन पर हमला करके बेअसर किया जा सकता है। वर्तमान कोविड-19 उपचार केवल लक्षणों का प्रबंधन करते हैं, जबकि शरीर अपनी प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली से संक्रमण से लड़ता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी को समझते हैं और वायरस के खिलाफ प्रभावी दवाओं को विकसित करने के लिए इन प्रोटीनों की संरचना और कार्यों को स्पष्ट करने के लिए अध्ययन में शामिल है। इस वायरस में 16 गैर संरचनात्मक प्रोटीन NSP1, NSP16 होते हैं। इसमें NSP1 वायरस की रोग जनकता, बीमारी पैदा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NSP1 को होस्ट सॉर्ट ऑफ फैक्टर भी कहा जाता है। IIT मंडी टीम ने विभिन्न परिस्थितियों में SARS, जिसे बोलते हैं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, COV-2 कोविड जो 19 है उसे COV-2 में अलग है, NSP1 की संरचना का प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन किया है। दूसरी न्यूज आती है धारावी मॉडल, एक बार फिर चर्चा में। धारावी सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी क्या आपकी झुग्गी बस्ती है, और ये मुंबई में आपको देखने को मिलेगी। लिखा हुआ है धारावी मुंबई की एक झुग्गी बस्ती है, जिसमें अप्रैल 2021 में हर दिन काफ़ी संख्या में कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मामलों की संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 प्रबंधन और टीकाकरण अभियान के धारावी मॉडल ने स्लम में इसमें दूसरी लहर को रोकने में मदद की है। मुंबई में प्रतिदिन 4 अंकों में कोरोना वायरस के मामले आने के बावजूद धारावी में इन मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। यहाँ कुल 6,802 कोविड-19 मरीज थे, जिनमें से 6,398 ठीक हो चुके हैं, जबकि 354 की मौत हो चुकी है। दूसरी कोविड लहर के प्रारंभिक चरण में वृद्धि ने अधिकारियों को एक बार फिर धारावी मॉडल शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। इस मॉडल में 4T शामिल है, जो ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग है। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इस रणनीति की प्रशंसा की गई थी। दूसरी लहर शुरू होते ही यह मॉडल फरवरी 2021 में फिर से सक्रिय हो गया था। इस मॉडल के तहत एग्रेसिव टेस्टिंग और नियमित जांच के साथ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाती है। धारावी 6.55 लाख की आबादी वाला एक स्लम क्लस्टर है, अतः यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है। इस मॉडल के तहत आगे लिखा हुआ है, यह सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छता बनाए रखना है, क्योंकि 80% आबादी 450 सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर है। देख लीजिए टोटल आबादी कितनी है, 6 लाख, लगभग 6.5 लाख है, और इसमें से 80% मान के चलो 5 लाख लोग तो केवल 450 सामुदायिक शौचालयों पर निर्भर है। यहाँ लाइन लगती है शौचालयों के बाहर जाने के लिए। भीड़भाड़ वाले इलाके के अलावा यह क्षेत्र चमड़े, मिट्टी के बर्तनों और कपड़ा निर्माण इकाइयों का घर है। BMC के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 5,000 GST पंजीकृत उद्यम और 15,000 सिंगल रूम फैक्ट्रियां मौजूद है। यह $1 बिलियन के वार्षिक कारोबार के साथ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का केंद्र भी है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है मिड डे मील की राशि सीधा बच्चों के खातों में। लिखा हुआ है कि केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील योजना के तहत पैसे सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, क्योंकि अभी जानते हैं आपका स्कूल नहीं चल रहे।
केंद्र सरकार इसे वन टाइम कोविड राहत के रूप में देख रही है। देश भर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल पिछले कई महीनों से महामारी के कारण बंद है। इसके चलते बच्चे दैनिक रूप से मिलने वाले गर्म पके हुए भोजन से वंचित हो गए और उन्हें एमडीएम योजना के तहत प्रदान किया जाता था। यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय उनकी प्रतिरक्षा को प्रोटेक्ट करने में भी सहायता करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार लगभग 118 मिलियन बच्चों वन टाइम कोविड राहत के पात्र होंगे। इस वितरण में केंद्र को लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 1995 में लॉन्च किया गया था और सबसे पहले काम हुआ था, ये भी पूछा जाता है पेपर में, मिड डे मील योजना सबसे पहले स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु में 1995 में। पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान केंद्र ने मिड डे मील की लागत का अपना हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज आती है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के नए रिकॉर्ड बने। तो लिखा हुआ है, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतारोहियों ने इस सप्ताह माउंट एवरेस्ट को फतह कर नए रिकॉर्ड बनाए। हांगकांग की पर्वतारोही सांग इन हंग ने केवल 26 घंटे से कम समय के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई दर्ज की है। इसे किसी महिला द्वारा एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे तेज चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बताया गया है। एवरेस्ट बेस कैंप के अधिकारी के मुताबिक सांग ने 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में एवरेस्ट चोटी को फतह किया। सांग से पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला नेपाल की फुंजो जांगुम लामा थी। उन्होंने 39 घंटे 6 मिनट के समय में यह चढ़ाई पूरी की थी। लेकिन सांग इन हंग को अभी भी गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र पाने के लिए अपने कार्य का दावा पेश करना होगा। इसके अलावा 75 वर्षीय आर्थर मोइर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए। आर्थर मोइर ने बिल बर के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा, जो 2009 में 67 साल की उम्र में पहाड़ पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बने थे। बता दें कि नेपाल सरकार पर्वतारोहियों को शिखर पर पहुंचना प्रमाणित करती है, लेकिन रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है। तो ये याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि माउंट एवरेस्ट को की जो लंबाई है वो 8,848.86 मीटर अभी नई पाई गई है। माउंट एवरेस्ट का नाम नेपाल में अगर बात करें तो वहाँ पे सागर माथा है। वहाँ पे एक देवी है, उनके नाम पे पहाड़ों की देवी के नाम पे रखा गया है। और तिब्बत में ये नाम हो जाता है चोमुलंगमा। चोमुलंगमा एल। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बाल स्वराज पोर्टल और कोविड केयर लिंक। एक सेकेंड। अच्छा, बाल स्वराज पोर्टल और कोविड केयर लिंक। तो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में उन सभी बच्चों को डेटा जमा करने को कहा गया जो अनाथ हो गए थे और जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया है कि देश भर में 577 बच्चे अपने माता पिता की कोविड-19 से मौत के बाद अनाथ हो गए। यह बात उन्होंने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कही थी। सर्वोच्च बाल अधिकार निकाय द्वारा यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जाने के बाद आई है। बाल स्वराज पोर्टल पर कोविड केयर लिंक के तहत उन बच्चों से संबंधित डेटा भरने के लिए कहा गया है जिन्होंने 24 घंटे के भीतर माता पिता में से किसी एक या दोनों को कोविड-19 के कारण खो दिया है। आगे लिखा हुआ, बाल स्वराज देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एनसीपीसीआर का एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है। हाल ही में दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्य सरकारों ने ऐसे बच्चों को अपना समर्थन देने की बात कही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में मुफ्त शिक्षा आदि शामिल है। अब आते हैं युवा प्रधानमंत्री योजना जो आपकी है। लिखा हुआ, युवा लेखकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग ने युवा प्रधानमंत्री योजना लॉन्च की है। तो अभी आपके शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो आपके रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, देश में पढ़ना लिखना और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना तथा भारत में भारतीय लेखन को विश्व मंच पर पहचान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड द वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा लेखकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा लिखने के लिए प्रशिक्षित व प्रोत्साहित करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वपूर्ण सपना है। आगे लिखा हुआ है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाए जाने के क्रम में प्रधानमंत्री ने 31 जनवरी 2021 के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने की अपील की थी। युवा योजना आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है जिसमें युवा पीढ़ी के लेखकों द्वारा आज़ादी की विस्मृत योद्धाओं, स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका को एक नए और रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने वाले लेखकों का एक वर्ग विकसित करना भी इस योजना का दूरगामी लक्ष्य होगा। इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य शिक्षा विभाग की स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सौंपा गया है। इसके तहत निर्मितों
या निर्मित पुस्तकों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत हेतु इन्हें अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती, लिखा हुआ युवा योजना के तहत mygovernment.in के माध्यम से 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक देश भर में 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और विजेताओं के नाम 15 अगस्त 2021 को घोषित किए जाएंगे। प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण अगले वर्ष युवा दिवस यानी 12 जनवरी को किया जाएगा। प्रत्येक चयनित लेखक को 6 माह की अवधि तक 50,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप प्रदान करने का भी इसका लक्ष्य है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब इसका जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा और नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे क्लिक कर देना, जिससे जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसका लिंक मैं, जो वीडियो का लिंक है वो फेसबुक पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब कल से मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका डेली करंट अफेयर्स। मैं कुछ 10 के आसपास या 15 के आसपास क्वेश्चन लेके आऊँगा और उन्हें हम करेंगे आपका पहले डिस्क्रिप्टिव बेस में और फिर करेंगे लास्ट में जो होगा वो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस में, ठीक है ना। और इस जो आपका क्या है वीकली करंट अफेयर्स है उसे आपका वीकली बेसिस पे चलता जाएगा। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।